सुनिए, क्वेश्चन वाला शीट और चाहिए किसी को? मिल गया सबको ना? जवाब दिए। देखिए थोड़ा सा मैं लास्ट क्लास थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। ये है तो वैसे सेकंड हेड हम लोग का 5 हेड में से, लेकिन हम पहले इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है एकदम, ठीक है। सेक्शन 22 इसका चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन मतलब ये हुआ कि कौन सा इनकम, मतलब कोई इनकम इसमें क्यों आएगा, ठीक है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आने के लिए क्या कंडीशन है। तो चार्जिंग सेक्शन 22 में 3 कंडीशन दिया हुआ है। जो पढ़े उनको दिक्कत नहीं होगा, जो आए हैं अभी पहला क्लास पिछला वाला नहीं किए थे, ध्यान दीजिएगा। बोलता है इसमें कि 3 कंडीशन है, अगर 3 कंडीशन पूरा हो जाए तो कोई भी इनकम इस हेड में आ जाएगा। पहला कंडीशन ये था कि एक लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, लैंड भी नहीं बिल्डिंग होना जरूरी है। बिल्डिंग के साथ लैंड भी सटा हुआ होगा, जिसको बोलते हैं लैंड अटैच्ड या अपॉर्चुनेट देयरटू, वर्ड यहाँ यूज किया होगा। पहला कंडीशन है बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है बिल्डिंग का ओनरशिप होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है बिल्डिंग का ओनरशिप होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है जो मालिक है, ओनर है, वो बिल्डिंग को अपने ही बिजनेस में या प्रोफेशन में यूज ना करे। मालिक पहला, दूसरा बिल्डिंग, और तीसरा बिल्डिंग को मालिक अपने बिजनेस में या प्रोफेशन में यूज ना करे। अगर ये तीनों कंडीशन पूरा हो गया तो जो भी घर का एनुअल वैल्यू होगा, जो भी घर का एनुअल वैल्यू होगा, यानी कि रेंट अर्निंग कैपेसिटी, घर का वैल्यू नहीं, घर का एनुअल वैल्यू जिसको हम रेंटल वैल्यू बोल सकते हैं, वो इस साइड में क्या होगा, टैक्सेबल। 3 कंडीशन हुआ। सपोज अगर कोई मान लेते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, उसके पास अपना घर है, वो उसको किराए पे लगा देता है, इसमें कवर हो जाएगा। पहला कंडीशन ओनरशिप है, दूसरा कंडीशन बिल्डिंग है, और तीसरा कंडीशन अपने बिजनेस में यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर उसी घर को वो गोडाउन में यूज़ कर लेता है अपने बिजनेस में, या फिर उसको ऑफिस के फॉर्म में यूज़ कर लेता है, या फिर वहाँ पर कोई बिजनेस कैरी करता है, तो किसमें कवर होगा, इसमें कवर नहीं होगा। इसमें कवर होने के लिए मालिक को अपना ही बिल्डिंग में बिजनेस कैरी नहीं करना है। डॉक्टर अपना ही घर में क्लिनिक खोल लिया, इसमें कवर नहीं होगा। डॉक्टर किराए पे लगा देता है, इसमें कवर हो जाएगा। अपना ही घर में, अब एक और क्लियर कर देता हूँ, बताया था मैंने, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब घर नहीं होता है खाली। कमर्शियल भी कवर होगा इसमें, रेसिडेंशियल भी कवर होगा, यानी दुकान भी है तो इसमें कवर होगा, घर भी है तो इसमें कवर होगा। दिमाग में डाल लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी में का मतलब एक्चुअली क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग। तो क्या दुकान लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होता है? होता है। घर लैंड एंड बिल्डिंग होता है तो दुकान होगा, घर होगा, कमर्शियल रेसिडेंशियल दोनों इसमें कवर करेगा। बस ध्यान ये रखना है, मालिक अपना बिजनेस अपने ही बिल्डिंग में कैरी ना करे। कैरी अगर कर लिया तो जाहिर सा बात है किसमें कवर होगा, पीजीपीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम, उस पर क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। उसका डेप्रिसिएशन पीएल में क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। यानी कि आप या तो घर को किराए पे लगा सकते हैं, कवर हो जाएगा। आप घर को खाली छोड़ सकते हैं, कवर हो जाएगा। आप या तो घर में खुद रह सकते हैं, बिजनेस नहीं करना है, रहिए आप, क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखिए 4 ही केस होगा, या तो घर खाली रहेगा, घर मतलब दुकान भी, या तो घर खाली रहेगा, कवर होगा। घर को आप खुद रहते हैं, कवर होगा। घर आप किराए पे लगा देंगे तब भी कवर होगा। 4th केस क्या बचा, आप घर में अपना ही बिजनेस कैरी कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में कवर नहीं होगा। तो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वहाँ जाएगा। उस पर क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। ये इसका चार्जिंग डेफिनेशन है। अब एक चीज और, हमको इनकम निकालने के लिए एक फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट मैंने बताया था लास्ट क्लास में। फॉर्मेट इसका ये है, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले दिमाग में ये रखिए, लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, लैंड तो जाहिर सा बात होगा ही, और ये बिल्डिंग रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों हो सकता है, ठीक है। रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों हो सकता है। दुकान किराए पे लगाएंगे तब भी रेंट इसमें कवर होगा हाउस प्रॉपर्टी में, घर किराए पे लगाएंगे तब भी इसमें कवर होगा। आप दुकान किराए लगा रहे हैं, जाहिर सा बता दुकान का यूज़ तो एज ए घर तो करेंगे नहीं,
बट घर का यूज़ एज ए दुकान कर सकते हैं। तो आप घर को किराए पे लगाएं कैसे भी, दुकान किराए लगाएं एज ए दुकान, तो किस में कवर होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा इनकम आएगा? रेंट। इसमें रेंट ही आता है। इनकम मतलब यहाँ पर क्या है? रेंट। ठीक है, अगर खुद रहते हैं तो रेंट आएगा नहीं, तो टैक्स नहीं देना है, उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। बट इस चैप्टर में कवर होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग में हम खुद बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं ना। आप रहिए, आप खाली रखिए, आप किराए पे लगाइए, इसमें कवर होगा। आप खुद बिजनेस कर रहे हो तो इस चैप्टर में कवर नहीं होगा। अब मैंने बोला जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों हो सकता है, यूज भी रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों हो सकता है। ध्यान ये देने वाला बात है कि जो प्रॉपर्टी का जो इनकम यहाँ पर बोल रहा है ना, जो इनकम आना चाहिए ना इससे, वो कौन सा इनकम? ओनली क्या आना चाहिए? रेंट इनकम आना चाहिए। फ्रॉम किससे? बिल्डिंग से। यानी कि रेंट के साथ कुछ दूसरा चीज अगर जुड़ गया, अदर सर्विसेज का किराया भी आप ले रहे हैं, तो इसमें कवर नहीं होगा। जैसे पेइंग गेस्ट, पीजी वगैरह होता है, तो जैसे मेट्रो सिटी में या यहाँ भी मान लीजिए पीजी वगैरह किराए पे दिए, बच्चा लोग कोई किसी को जॉब कर रहा है उसको किराए पे दिए, तो उससे चार्ज कर रहे हैं ना पैसा, वो घर का भी है, फर्नीचर का भी है, खाने पीने का भी है। तो रेंट कौन सा हुआ? खाली बिल्डिंग का तो नहीं हुआ। कौन सा रेंट हुआ? कंबाइंड रेंट हुआ, उसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। उसमें बिल्डिंग का रेंट भी जुड़ा हुआ है, सर्विसेज का भी जुड़ा हुआ है, बिजली का बिल भी जुड़ा हुआ होगा, बेड वगैरह का, फर्नीचर का, टीवी का, सबका जुड़ा हुआ है, खाने पीने का सबका जुड़ा हुआ। तो रेंट वो खाली बिल्डिंग का हुआ नहीं, इसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि उसमें रेंट क्या चीज़ का जुड़ गया? सर्विसेज का। होटल में रेंट आता है, बिल्डिंग का होता है ना, तो रेंट खाली बिल्डिंग का होता है, उसमें नहीं, सर्विस का भी होता है, अलग कर सकते हैं उसको नहीं। तो किस में जाएगा? इसमें तो नहीं जाएगा। इसमें आने के लिए ओनली रेंट किसका होना चाहिए? बिल्डिंग का। और दूसरा चीज का जुड़ गया तो इस चैप्टर में कवर नहीं। जाहिर सा बात है किसमें कवर होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो पीजी खोला हुआ बिजनेस कर रहा है, जो लॉज वगैरह खोला हुआ क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। जो होटल खोला हुआ क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। कोई शादी का हॉल खोला हुआ है, बैंक्वेट हॉल, क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, तो वो भी तो बिल्डिंग हुआ ना। ठीक है, जहाँ पर रेंट खाली बिल्डिंग का है वही खाली इस चैप्टर में कवर होगा, अदरवाइज कवर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो पॉइंट बाद में डिस्कशन करेंगे दोबारा। अब हम लोग का 5 इनकम है ना, जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया है, बिजनेस का हो गया, या फिर कैपिटल गेन, जो भी इनकम है उसका एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट पढ़े थे, मैं डिस्कस कर लेता हूँ दोबारा एक बार। इनकम निकालने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए फॉर्मेट शीट में दिया हुआ है। ठीक है, मैं खाली बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ, खाली मेरा पर्पस है। सबसे पहले निकालना पड़ता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दिमाग में पहले ये रखिए, हम घर के वैल्यू के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे हैं, इनकम नहीं निकाल रहे, हम घर का रेंट अर्निंग कैपेसिटी कितना है उस पर टैक्स लगा रहे हैं, उसका इनकम निकाल रहे हैं। तो घर का वैल्यू तो अलग होता है। अब 1 करोड़ का घर है कोई, उससे रेंट तो कम ही आएगा ना, हो सकता है लाखों में है जो भी रेंट। तो हम यहाँ पर जो पर्पस हमारा इनकम निकालने का पर्पस क्या किसका है? ओनली घर का इनकम जो निकाल रहे हैं वो घर का वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। घर का कौन सा इनकम निकाल रहे हैं? रेंटल इनकम। और यहाँ पर क्या वर्ड यूज करता है? एनुअल वैल्यू। इसको यहाँ पे बोलते हैं नैव, नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं। तो ये वैल्यू घर का नहीं है, घर का रेंट अर्निंग कैपेसिटी का वैल्यू है। अगर मान लीजिए 50 लाख का घर है, उसको 10,000 महीना किराए पे लगाए हैं, तो अगर 50 लाख के घर को 60 लाख में बेच दिए तो वन टाइम होगा वो चीज़, तो बार बार तो बेचेंगे नहीं। तो 50 लाख के घर को 60 में बेचेंगे, कितना इनकम हुआ? 10 लाख। ये तो कैपिटल गेन हुआ ना, ये तो प्रॉपर्टी बेची है, बट आप घर को होल्ड किए। घर कितना क्या? 50 लाख। 50 लाख से मतलब ही नहीं है। 50 लाख के घर को महीना का 10,000 किराए पे लगाए हैं, कितना साल में किराया आएगा? 1,20। ये क्या हुआ? एनुअल वैल्यू। हमको इस पे टैक्स लगाना है घर का, क्योंकि वर्ड यहाँ पर आया ना वैल्यू ऑफ हाउस। वैल्यू ऑफ हाउस को मैं अभी यूज करूंगा, तो यहाँ पर वैल्यू कौन सा लेना है आपको? ओनली घर का रेंट अर्निंग कैपेसिटी। मैं रेंट भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? रेंट अर्निंग कैपेसिटी बोल रहा हूँ, कितना उससे इनकम जनरेट हो सकता है, कैपेसिटी कितना है। तो एक होता है, पहले वर्ड आते हैं जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। ठीक है, तो माइनस करने के बाद आता है नेट एनुअल वैल्यू, उसको शॉर्ट में बोलते हैं नैव, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएवी। नैव आता है
उसमें बोलते हैं डिडक्शन मिलेगा आपको, डिडक्शन मतलब माइनस करना, डिडक्शन 2 मिलेगा, अंडर सेक्शन होता है, रट लीजिएगा 24, याद हो जाएगा। हाँ सर, एक 24A में आता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। आज पढ़ेंगे इसको, नहीं पढ़े थे उसमें लास्ट क्लास में। ये फिक्स है, जितना आपका नैब होगा उसका कितना लेना है 30%, और 24B में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, लोन को कैपिटल भी बोला जाता है, पैसा जो बोरो किए थे, ये दोनों को माइनस करेंगे तब आपका इनकम आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बात को समझिए, मैं थोड़ा फॉर्मेट समझा रहा हूँ ब्रीफ में, ध्यान से समझिएगा अभी। जैसे कोई बिजनेस का इनकम निकालते हैं ना, बिजनेस का इनकम का मतलब भी क्या होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप बेसिकली दिमाग में क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब पीएल अकाउंट बनाते हैं हम यहाँ पर क्या लेते हैं, रेवेन्यू मतलब सेल वेल सर्विस का। फिर इधर में क्या आता है, खर्चा, ठीक है, डेप्रिसिएशन, और एक खर्चा छूट गया परचेज, ये सब खर्चा आता है। ये सारा खर्चा माइनस करके फिर आप क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। ये निकलता है ऐसे करके, मतलब ये तीनों को इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से नहीं बोलेंगे और भी तो होता है, इसमें से माइनस करते हैं तब आपका ये नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, सही है। तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि नेट में आपने कितना कमाया। अगर आपका 1 लाख का सेल है और सेल को कमाने के लिए आपने 90,000 खर्चा कर दिया, तो आपके हाथ में कितना इनकम बचा, 10,000। तो टैक्स आपको सेल पे कभी नहीं देना है, टैक्स आपको किस पे देना है, इनकम पे। तो इनकम मतलब बचा हुआ पोर्शन जो आपके हाथ में खर्चा करने के बाद बच रहा है, तो आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, ये वाला। इसी कंसेप्ट से ये फॉर्मेट भी है, फर्क खाली ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे, और ये वाला वर्टिकल है ऐसे। अगर आप ध्यान दें, अगर बिजनेस करेंगे तो रेवेन्यू क्या होगा आपका, सेल या फिर सर्विस। लॉयर है तो क्या आएगा उसको, अपना क्लाइंट से फीस आएगा, डॉक्टर है तो आएगा सर्विस या गुड्स ही होगा ना, दो ही होगा ना। अब घर है तो कौन सा इनकम आएगा, रेंट। तो समझ लीजिए ये क्या हो गया, रेवेन्यू। ठीक है, ये रेवेन्यू हुआ। इसमें से अगर आप ध्यान दें, देखिए ये नहीं, एक ये हुआ पहला, एक ये दूसरा और ये तीसरा। तो रेवेन्यू में से एक ये माइनस हो रहा है, एक ये माइनस हो रहा है, एक ये माइनस हो रहा है। सपोज मैं जिम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये 1 लाख है, चलिए 1,10,000 है, रेंट है ना, मैं जिम कर रहा हूँ, टैक्स 10,000 है, मीन्स पर टैक्स। तो 1,10,000 रेंट आया, नेट कितना हुआ 1 लाख। मैं भी डिस्कशन करूंगा पूरा पे। 1 लाख आया, फिक्स है, मैंडेटरी प्रोविजन है कि जितना आपका नैम आएगा उस नैम में से हम आपको 30% माइनस करने देंगे एज ए एक्सपेंस। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, फिक्स किया हुआ है, ये चेंज नहीं होगा। तो 1 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 30,000 यहाँ चला गया। और मान लीजिए घर लोन पे बनाए थे, लोन पे, तो लोन को क्या दे रहे होंगे, इंटरेस्ट। मैं जिम करो, इंटरेस्ट है 40,000, तो 1 लाख माइनस 30 माइनस 40 कितना इनकम आया, 30। इस पे क्या लगेगा, टैक्स। अब बात को समझिए, इसको ऐसे भी तो कर सकता था मैंने बनाया पीएल, यहाँ पर लिखा मैंने रेंट, सेल के बदले में, कंसेप्ट खाली समझिएगा, 1,10। यहाँ पर मैंने लिखा टैक्सेस 10,000, यहाँ मैंने लिखा स्टैंडर्ड डिडक्शन। आ रहा हूँ ये क्या है, इस पर लास्ट क्लास में नहीं पढ़ेंगे इसको। ये कितना निकाले थे, 30, और फिर मैंने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000। तो अब माइनस करके देख लीजिए आप, 1,10 माइनस 10 माइनस 30 माइनस 40, सोल्व करेंगे कितना आएगा, 30,000, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंसेप्ट वही है कि रेवेन्यू में से आप क्या माइनस कर रहे हैं, एक्सपेंस। अभी जो फॉर्मेट है ना, इतना ही है, इतना ही फॉर्मेट है, यानी कि खर्चे 3 ही माइनस होंगे, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं। फिक्स है तो फिक्स, पर बिजनेस में खर्चे तो फिर भी हो सकते हैं, 1000 खर्चे भी हो सकते हैं। बोलते हैं आपको 3 चीज माइनस करने दिया जाएगा। जेबी में आ रहा हूँ, जेबी रेंट होता है। अभी पहला खर्चा देखिए, अगर कोई आदमी के पास प्रॉपर्टी है, दुकान है या फिर घर है, तो उससे रेंट पे टैक्स लगाना है। तो रेंट कमाने के लिए वो सोचिए, अगर आप मालिक घर के होते या बिल्डिंग के होते, क्या क्या आपके आउटफ्लो होते खर्चे के फॉर्म में। पहला, बिल्डिंग पे क्या देना पड़ता है, होल्डिंग टैक्स। किसको देना पड़ता है, म्युनिसिपैलिटी को। यहाँ पर क्या वर्ड यूज करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। तो अगर घर नहीं होता, म्युनिसिपल टैक्स नहीं होता, तो आपने टैक्स दिया ना,
टैक्स क्यों दिया? क्योंकि बिल्डिंग है, उसी से आप रेंट कमा रहे हैं, तो वो खर्चा आपका बना। टैक्स हमेशा नेट इनकम पे लगता है, ग्रोस पे नहीं। तो इसको कमाने के लिए पहले आपने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग पे आप क्या दे रहे हैं? टैक्स। बोलता है हम खर्चा मानेंगे, हम आपको माइनस करने देंगे, पहला। दूसरा, अगर ये घर लोन पे है, अगर ये घर लोन पे है तो लोन लिए होंगे तो घर बनाए होंगे तो घर बना। अगर लोन नहीं लेते तो घर नहीं बनता। अब लोन तो ले लिए, घर बना, लोन पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देने का लिंक किससे है? रेंट कमाने से, क्योंकि इंटरेस्ट अगर नहीं देते तो लोन नहीं होता, लोन नहीं होता तो घर नहीं बनता, घर नहीं बनता तो इनकम नहीं आता। यानी रेंट अर्न करने का कारण एक क्या है? इंटरेस्ट। तो रेंट अगर कमाया है तो इंटरेस्ट दिया होगा। ठीक है, आपका अपना घर है, पुश्तैनी घर है, आ रहा है, आपने बनाया नहीं है, तो फिर तो इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर नील हो जाएगा। इंटरेस्ट है तो माइनस करेंगे, क्वेश्चन में दे देगा इंटरेस्ट कितना है, माइनस कर दिए। माइनस कैसे करना है, कोई लिमिट है, वो सब बाद में आएगा। खाली समझिए खर्चे क्या क्या माइनस हो रहे हैं। पहले मैंने बोला टैक्सेस माइनस करने मिलेगा वर्ड, लेकिन वर्ड देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। इससे 2 पॉइंट निकल रहे हैं। पहला पॉइंट, टेनेंट अगर पेमेंट करेगा तो माइनस नहीं करेंगे। ये इनकम किसके हाथ में निकाल रहे हैं? ओनर के हाथ में, एसएससी, जिसको ये रेंट इनकम आ रहा है। तो ओनर टैक्स देगा तभी ना खर्चा होगा, माइनस करेंगे। टेनेंट ने दिया तो माइनस नहीं होगा। वर्ड लिखा हुआ है पेड, यानी म्युनिसिपल टैक्सेस एक्रू हो गया बट पेमेंट नहीं हुआ। मान लीजिए टैक्सेस बनता था 10,000 बट पेमेंट किए 5,000, तो माइनस कितना होगा? 5 माइनस कब होगा? जब बाद में कभी आप 1-2 साल बाद क्या करेंगे? उसको पेमेंट करेंगे। यानी किस बेसिस पे? कैश बेसिस पे जा रहे हैं। अकाउंटिंग होता है ना 2 तरह का, एक मर्केंटाइल एक्रूवल, एक कैश बेसिस। इनकम टैक्स में 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें अकाउंटिंग है, एक अदर सोर्स और दूसरा पीजीबीपी। और किसी चैप्टर, कौन सा बच गया चैप्टर? सैलरी, ऑब्सोबर्टी और आपका बच गया कैपिटल गेन। इन 3 में अकाउंटिंग नहीं है। इनका अकाउंटिंग इसी चैप्टर में बता दिया, अलग अलग तरीके से है। एक्रूवल जो पढ़ती है ना अकाउंट्स में, नहीं है यहाँ पर। बोलते टैक्सेस कैसे माइनस करेंगे? पेमेंट बेसिस, यानी किस बेसिस पे? कैश। लेकिन वो भी कौन पेमेंट करे? ओनर, पहला चीज। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, पढ़े नहीं अभी। इंटरेस्ट और लोन माइनस होता है, खाली फॉर्मेट समझा रहा हूँ मैं, एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल मतलब मान लीजिए इंटरेस्ट आपका बना था 40,000, बना था साल भर का, बट आपने एक्चुअली 38,000 का पेमेंट किया। माइनस कितना करेंगे? 40 जितना बनता था। क्या बोलते हैं उसको? एक्रूवल। दोनों में डिफरेंस है। ये माइनस किस बेसिस पे होगा? कैश बेसिस। और ये किस बेसिस पे? एक्रूवल। भले ही पेमेंट करें या ना करें। तो म्युनिसिपैलिटी को पैसा नहीं दीजिएगा तो इनकम टैक्स माइनस करने नहीं देगा इसको। एक्ट, बैंक से लोन लेते हैं, कहीं से लोन लेते हैं, आप पेमेंट नहीं भी करेंगे इंटरेस्ट का, तब भी आपको माइनस करने मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको? एक्रूवल बेसिस। बन गया, दीजिए, बच गया आपका। अब बताइए, 2 खर्चे फिक्स हो गए, पहला टैक्सेस, दूसरा कौन सा? इंटरेस्ट। एक बार इसको इग्नोर करिए। आप बताइए इसके अलावा और कौन कौन से खर्चे घर में हो सकते हैं? मान लीजिए कि आपका घर है या आपका दुकान है, आपने किराए पे लगा दिया, क्या खर्चा घर में और हो सकता है? पेंट कराए, रिपेयर मेंटेनेंस, और बड़ा खर्चा डेप्रिसिएशन। आपने बड़ा सा घर है, टाइम नहीं है आपके पास, आपने केयर टेकर रख लिया, केयर टेकर को सैलरी देते हैं, अकाउंटिंग करवाते हैं, उसका भी खर्चा होगा। और खर्चा भी कुछ हो सकता है, घर का इंश्योरेंस भी होता है। अब ये खर्चे जो है ना बहुत सारे हो सकते हैं, और खर्चे का प्लानिंग भी तो हो सकता है। फेक वाउचर बना लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिए नैफ कितना है? 1 लाख। तो जो खर्चे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ना, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, या कोई भी खर्चा जो सैलरी वगैरह केयर टेकर को या कोई अकाउंटिंग का दे रहे, कुछ भी खर्चा जिसका लिंक किससे है? रेंट कमाने से। बोलते हैं कि वो जो खर्चा है ना आपका, खर्चा हो ना हो, खर्चा ज़्यादा हो कम हो आपका, हम आपको फ्लैट 30% माइनस करने देंगे। आपका खर्चा 1 लाख का 30% 30,000 होता है। आपका खर्चा 35,000 होगा तब भी 30 माइनस करने देंगे। आपका खर्चा 5,000 होगा तब भी 30 माइनस करने। आपका खर्चा नहीं भी होगा तब भी कितना माइनस करेंगे? 30%। यानी ये मैंडेटरी हो गया। जब रिटर्न फाइल करते हैं ना इनकम टैक्स को, ऑटोमेटिकली 30% ले लेता है। आपको खर्चा आपका ज़्यादा लगा या कम लगा मायने नहीं रखता। यानी कि जितने भी खर्चे होंगे उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। पहला म्युनिसिपल टैक्सेस का अलग हेडिंग है, इंटरेस्ट का अलग हेडिंग है। जितने खर्चे आपके बाकी सारे बच के वो किस में कवर हो जाएंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन में। वो बाकी सारे खर्चे एक्चुअल बेसिस पे माइनस नहीं होते हैं। माइनस किस बेसिस पे होंगे? 30%। अगर ये 2 लाख होता
तो 2 लाख का 30% कितना आता है? 60,000। आपका खर्चा 50 भी लगा होता तब भी कितना माइनस करने मिलता है? 60। और 30% छोटा अमाउंट तो नहीं है, परसेंटेज ठीक है, रीजनेबल अमाउंट है। यानी यहाँ प्लानिंग खत्म कर दिया। खर्चा कुछ ज़्यादा शो कर भी देगा, अगर माइनस करने कितना मिलेगा उसको? 30%। यानी कि जीएवी से इनकम तक पहुँचने तक 3 खर्चे माइनस होंगे। पहला टैक्सेस, दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिक्स है मैं लिखाऊंगा, अभी पढ़ेंगे सारा, मैं खाली फॉर्मूला बता रहा हूँ। और तीसरा कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन आपका घर बनाने के लिए भी हो सकता है, लोन रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी हो सकता है, लोन रिपेयर के लिए भी हो सकता है। अगर बड़ा रिपेयर करवाना है मेजर तो उसके लिए लोन ले लिए मिलता है। तो लोन का लिंक घर से है, आपको सारे इंटरेस्ट माइनस करने मिलेंगे। और बाकी जितने खर्चे बच के सबका एक ही हेडिंग है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिक्स है, नैव का कितना? 30%। ये इसका फॉर्मेट हुआ। खाली क्या बच गया? मेन जीएवी क्या होता है। अब जीएवी निकालने का फॉर्मेट है, जीएवी खाली बताया, फिर एक क्वेश्चन बनाते फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जीएवी निकालने के लिए आपको 4 वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहला होता है म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। दूसरा होगा फेयर रेंटल वैल्यू FRP। तीसरा होता है स्टैंडर्ड रेंट। और फोर्थ क्या होता है? एक्चुअल रेंट। तो पढ़े हम लोग। म्यूनिसिपल कमेटी को म्यूनिसिपल टैक्सेस का रिकवरी करना है, तो अपने हिसाब से एक वैल्यू निकालता है घर का वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसका? घर का रेंट अर्निंग कैपेसिटी का वैल्यू, घर का थोड़ी हो जाएगा वैल्यू। तो म्यूनिसिपल कमेटी जिस वैल्यू के बेसिस पे म्यूनिसिपल टैक्सेस लिवाई करते हैं उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। मैं ज्यूम कर लेता हूँ 1,20,000 दे देगा। दूसरा हुआ फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू क्या होगा कि आपका घर जिस लोकेशन पे है, आपका घर जितना बड़ा है, आपका घर जिस हिसाब से बना हुआ है, तो उसके आसपास के लोकेशन के हिसाब से आपको कितना किराया मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं घर का फेयर रेंटल वैल्यू, या क्या बोल सकते हैं घर के रेंट का मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा? एरिया हो गया, बना हुआ कैसे है, ठीक है, लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। मेन तो लोकेशन मायने रखता है। मान लीजिए 1.5 लाख है, ये सारा जो फिगर मैंने लिखा है मंथली नहीं लिखा है, पर एनम है। इनकम टैक्स में पूरा जितना पढ़ेंगे पर मंथ नहीं लिखा है, तो फिगर हमेशा पर एनम माने, क्योंकि टैक्स एक बार लगता है तो सारा फिगर ईयरली होगा। तीसरा क्या है कि नॉर्मली इंडिया में पूरा तो नहीं, मेजर सिटीज में रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है। जहाँ भी रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होगा तो मकान मालिक किराएदार से मनमाना किराया नहीं वसूलें, तो रेंट का लिमिट तय किया हुआ है, उस लिमिट को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। यानी किसी भी केस में मकान मालिक को इससे ज़्यादा किराया नहीं वसूलना चाहिए। मैंने अज्यूम कर लिया 140, ठीक है, और एक्चुअल मान लीजिए कितना है, सपोज करिए 12,000 पर मंथ है, कितना हो जाएगा? 1,44,000। अब हमको इससे जीएवी निकालना है। फॉर्मेट के एक खाली बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, जो पढ़े हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या लेना है आपको? लेना है MB 1,20, फिर सेकंड में लेना है आपको FRB 1,50। आप अगर म्यूनिसिपल वैल्यू तो म्यूनिसिपल कमेटी का है, FRB मार्केट रेंट है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको नहीं देगा, बताऊंगा तब कैसे निकालना है। आप अगर मकान मालिक की जगह पे होते तो आपको किराया का एक्सपेक्टेशन कितना होता मिलने का? 1.5 लाख तो आना चाहिए। तो इसका क्या ले लेंगे? हाइयर। उसको बोलते हैं कितना रेंट एक्सपेक्टेड है, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ER। क्या होता है ये? हाइयर ऑफ 1 and 2। प्रेजेंटेशन है, फॉर्मेट है ये। कितना आएगा? 1.5 लाख। ये दोनों हो गया। अब फोर्थ क्या लेते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट अगर फिक्स किया हुआ है, एक स्टेप और बढ़ेगा आगे, मकान मालिक को 140 से ज़्यादा किराया नहीं वसूलना है। तो 140 तो कहीं नहीं गया, 140 तो आना ही है, उससे ज़्यादा आना गलत है, उससे ज़्यादा आना सही नहीं है। इसलिए इसका क्या लेते हैं? लोअर। आ सकता है, आएगा तो टैक्स ज़्यादा पे देना होगा। इसको बोलते हैं RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या हो जाएगा आपका? लोअर ऑफ 3 and 4, 140। बट अब हमको चेक करना होगा कि हमने किराया कितना वसूला। हमने अगर वसूला 130, तो आप सही नहीं कर रहे हैं। 140 तो आपको आना चाहिए था, 130 कैसे वसूल होती है? यानी कि आप कुछ पैसा कैश में ले रहे होंगे। बट मैंने एग्जाम्पल पे कितना लिया है?
144 आप ज़्यादा वसूल रहे हैं, टैक्स ज़्यादा पे दीजिए। इनकम टैक्स चेक नहीं करते हैं नॉर्मली कि लीगल है कि इलीगल है, वो एक अलग मैटर हुआ। इनकम बना टैक्स तो आपको देना होगा। एक्चुअली आप कितना कमा रहे हैं? 144, जो स्टैंडर्ड रेट से क्या है, इससे क्या है, ज़्यादा है। तो लास्ट आ जाएगा आपका GAV। ये क्या होता है? हायर ऑफ फिक्स है, हायर ऑफ 5 and 6 कितना आएगा? 1,44,000। ये क्या हो गया आपका? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, खर्चे के पहले का रेंट। ये अगर ध्यान दीजिए रेंट है 144 है ना, यही ना है, यही ना है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। अगर ये 144 के बजाय 130 होता, ठीक है, तो सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है, तो 5 नंबर तक का पॉइंट तो 140 रहेगा ना। मतलब मैंने बोला कि पहले इसका हायर लेना है तो क्या आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर जो हायर आएगा फिर इससे कंपेयर करना है, क्या लेना है उसका? लोअर। वो क्या होगा? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। मैंने खाली ये चेंज किया, तो यहाँ तक का तो आपका 5 नंबर तक का तो सही रहेगा। अब आपको देखना है कि आपका एक्चुअली जो कमा रहे हैं वो ज़्यादा है कि कम है। हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम निकलता है वो एक्चुअल भी हो सकता है, क्या वर्ड यूज किया था मैंने? नोशनल भी हो सकता है। ये जो आंसर है ये एक्चुअल है, क्योंकि 144 का फिगर स्टैंडर्ड रेंट से क्या था? ज़्यादा था। पर अभी इस केस में मैंने कितना कर दिया इसको? 130। तो अगर ये 140 तो फिक्स हो गया, ये कितना रहेगा? 130। आप कम किराया कैसे वसूल सकते हैं? आपको 140 मिलना चाहिए तो उसका ले लीजिए हायर, तो कितना आएगा? 140। अब आप देखें ये एक्चुअल रेंट नहीं है, तो ये कौन सा हुआ? नोशनल। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ GAV एक्चुअल नोशनल दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि AR जो आपका है एक्चुअल रेंट वो इससे ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा हुआ तो GAV एक्चुअल होगा, कम हुआ तो GAV क्या होगा? नोशनल। बाकी आगे का स्टेप मैंने आपको बताया। टैक्सेस, ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन। कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरा बनाइए उसको। कोई डाउट तो पूछिए, इसमें जो लास्ट में नहीं आया था। फॉर्मेट यही है, याद कर लीजिएगा, हायर लोअर हायर। पहले इसका हायर लेना है, फॉर्मेट है इसका हायर लेना है, फिर जो हायर रहेगा क्या बोलेंगे इसको? ER को किससे कंपेयर करना है? SR से। क्या लेना है इसका? लोअर। अब जो लोअर आएगा उसको किससे कंपेयर करना है? AR से। फिर क्या लेना है उसका? हायर। ठीक है, यानी किसी भी कीमत पे GAV रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। यानी GAV हमेशा या तो इतना आएगा या इससे क्या आएगा? ज़्यादा, डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्चुअल रेंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बनाइए पूरा खाली फॉर्मेट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम खाली नैप तक पढ़े थे, फॉर्मेट खाली बना लीजिए पूरा, फिर इसको डिटेल में करते हैं। अरे काम करिए, चलिए बनाइए, फॉर्मेट समझ लीजिए। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। GAV तो समझना होगा, बाकी फॉर्मेट खाली ओनली फॉर्मेट, ठीक है। टैक्सेस मैंने बताया, टैक्सेस माइनस कैसे करना है ध्यान रखिएगा। पेमेंट बेसिस पे वही पेमेंट कौन कर रहा हो? ओनर। और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अपने से माइनस करना है, फिक्स है। नैप का कितना? 30%। और इंटरेस्ट का खाली ध्यान रखिए, अभी इंटरेस्ट का अलग से पढ़ेंगे, टाइम लगेगा पढ़ने में। इंटरेस्ट माइनस किस बेसिस पे करना है? एक्रूवल। पेमेंट करें या ना करें, जितना बनता है उतना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, खाली इनकम तक आपको पहुँचना है भी। ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें हमको घूमना पड़ेगा सारा, ठीक है।